जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। झारखंड में पिछले कई हफ्तों से चल रहे छात्र आंदोलन ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां मामला सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी का नहीं रह गया है। अब सवाल है, सरकार परीक्षा रद्द करे या नहीं। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के दबाव में परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने में जल्दबाजी कर दी? 20 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है और अब राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि जिस फैसले को सरकार छात्र आंदोलन की बड़ी मांग पूरी करने के रूप में पेश कर रही थी, वही फैसला अब अदालत में चुनौती के सामने है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, यह अंतिम फैसला नहीं है, यह सिर्फ एक इंटरिम स्टे है। तो आज हम पूरे घटनाक्रम को समझेंगे क्रम से, और अंत में यह भी देखेंगे कि क्या इन परीक्षाओं का भविष्य रद्दीकरण है, बहाली है, या फिर एक नई न्यायिक प्रक्रिया। आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन 25 जुलाई के आसपास शुरू हुआ और धीरे धीरे बड़ा होता गया। छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल था विवादित परीक्षाओं को रद्द करना, स्वतंत्र जांच, कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग, जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। आंदोलन लंबा चला, आमरण अनशन हुआ, सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आंदोलन राजनीतिक रूप में भी बड़ा होता गया। भाजपा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, एबीवीपी ने आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम किया, आंदोलन को हिंसक रूप भी दिया। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। वह टकराव स्पष्ट रूप से इन्हीं लोगों का था, क्योंकि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे वो खुद बोल रहे थे कि आपराधिक तत्व घुस आए हैं। उसके बाद भाजपा ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया, उसे छात्रों ने सहयोग नहीं किया। यानी आंदोलन अब सिर्फ छात्रों और सरकार के बीच नहीं था, उसमें विपक्ष भी सक्रिय रूप में शामिल हो चुका था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले जांच की दिशा में कदम उठाए, सीआईडी की जांच में गिरफ्तारियां भी हुई। इसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। 19 अगस्त तक सामने आई सरकारी सूची में 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की बात आई, जिसमें जेपीएससी और टीडीपीएल से जुड़ी कई परीक्षाएं शामिल थी। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर भी कार्रवाई की, और छात्र आंदोलन की एक बड़ी मांग, परीक्षाओं को रद्द करना, सरकार ने स्वीकार कर ली। लेकिन यहीं से असली कानूनी समस्या शुरू होती है, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप एक बात है और किसी परीक्षा के आधार पर चयनित होकर नौकरी पा चुके व्यक्ति की नियुक्ति रद्द करना दूसरी बात। दोनों के लिए कानूनी कसौटी एक जैसी नहीं होती। फिर हाईकोर्ट क्यों आया? अब उन अभ्यर्थियों की स्थिति समझिए जिन्होंने परीक्षा पास की, उन्होंने परीक्षा दी, प्रक्रिया में आगे बढ़े, चयन हुआ, नियुक्ति हुई, और फिर सरकार ने कहा पूरी प्रक्रिया में अनियमितता थी, इसलिए नियुक्तियां रद्द। यहीं प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और यह उनका बिल्कुल वैधानिक अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 226 हाईकोर्ट को सरकारी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने सरकार के रद्दीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है, अर्थात अभी अदालत ने यह नहीं कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और न ही यह कहा कि सरकार का फैसला हमेशा के लिए गलत है। अदालत ने फिलहाल कहा है, पहले इस चुनौती को सुनेंगे, तब आगे फैसला होगा। यही न्यायिक प्रक्रिया है। यहाँ आता है नेचुरल जस्टिस का सवाल। यह मामला सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी का नहीं है, एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। क्या जिन लोगों की नौकरी छीनी जा रही थी उन्हें उचित सुनवाई का अवसर मिला? इसे कानूनी भाषा में नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। कई रिपोर्टों के अनुसार हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में इसी तरह की प्रक्रिया संबंधी आपत्ति महत्वपूर्ण रही है। अब सोचिए, अगर किसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी साबित होती है तो पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन यदि सरकार सीधे नियुक्त व्यक्तियों की सेवा समाप्त करती है तो सवाल उठ सकता है, किस व्यक्ति ने क्या गलती की? क्या वह स्वयं गड़बड़ी में शामिल था? क्या उसके चयन पर गड़बड़ी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? क्या पूरी परीक्षा ही दूषित थी, या केवल कुछ केंद्रों या कुछ उम्मीदवारों तक समस्या सीमित थी?
यही फर्क आने वाले मुकदमे में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो क्या हेमंत सोरेन सरकार ने जल्दबाजी की? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षा रद्द करने में जल्दबाजी की? मेरा विश्लेषण है कि राजनीतिक दृष्टि से सरकार के पास परीक्षा रद्द करने का दबाव बहुत बड़ा था। छात्र आंदोलन लंबा चल चुका था। आंदोलनकारी सरकार से सीधे मांग कर रहे थे। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा था और सरकार के लिए यह कहना आसान था, ठीक है, जिस परीक्षा पर सवाल है उसे ही ख़त्म कर देते हैं। अपने सहयोगी भी छात्रों के साथ थे, लेकिन प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टि से मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार को एक साथ 3 चीज़ें साबित करनी होगी। पहला, गड़बड़ी वास्तव में हुई। दूसरा, गड़बड़ी इतनी गंभीर थी कि पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। तीसरा, जिस कार्रवाई के जरिए नियुक्तियां रद्द की गई वह कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से टिकाऊ है। यही तीसरा हिस्सा सरकार के लिए सबसे कठिन हो सकता है। लेकिन क्या छात्रों की मांग गलत थी? नहीं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी संतुलन रखना होगा। अगर परीक्षा में गड़बड़ी है तो छात्रों का सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर पेपर लीक हुआ या अनियमितता हुई तो परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल जायज़ है। अगर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और अगर किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है तो सरकार का चुप बैठना भी उचित नहीं है। लेकिन गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई और पूरी चयन प्रक्रिया को बिना पर्याप्त कानूनी आधार के ख़त्म कर देना एक ही बात नहीं है। यही कारण है कि अदालतों की भूमिका आती है। झारखंड में पहले भी जेपीएससी मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। अब इतिहास पर नज़र डालिए। यह पहली बार नहीं है जब जेपीएससी की चयन प्रक्रिया अदालत तक पहुंची। 6वीं जेपीएससी इसका बड़ा उदाहरण है। 2021 में झारखंड हाई कोर्ट ने 6वीं जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। अदालत ने पाया कि मेरिट कैलकुलेशन में परीक्षा के नियमों के अनुरूप प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी और जेपीएससी को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। यानी जेपीएससी की प्रक्रिया में अदालत का हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। और दूसरा पहलू भी देखिए कि 2025 में 2023 कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मेंस एवोल्यूशन को लेकर भी हाई कोर्ट में चुनौती आई। याचिकाओं में डिजिटल एवोल्यूशन और थर्ड पार्टी एवोल्यूशन पर सवाल उठाए गए और वैकल्पिक रूप से पूरी मेंस एग्जामिनेशन फिर से कराने की मांग तक गई। अदालत ने ऐसे मामलों में यह भी देखा है कि सफल उम्मीदवारों के अधिकतर मामले से प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें पक्षकार बनाना जरूरी हो सकता है। इससे एक बात साफ है, जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया अदालत के लिए अनटचेबल नहीं है। लेकिन अदालत आमतौर पर यह भी देखती है कि क्या सरकार या आयोग ने कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई। तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी का भविष्य क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आगे क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से 3 संभावनाएं हैं। पहला संभावना, सरकार का रद्दीकरण टिक जाएगा। अगर सरकार अदालत में यह ठोस रूप से साबित कर देती है कि गंभीर और व्यापक अनियमितता हुई, पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई और रद्दीकरण का कानूनी आधार मजबूत है, तो अदालत अंततः सरकारी कार्रवाई को बरकरार रख सकती है। उस स्थिति में परीक्षा या नियुक्तियां रद्द होने का रास्ता साफ हो सकता है। दूसरी संभावना, रद्दीकरण आदेश रद्द हो जाए। अगर अदालत पाती है कि सरकार ने पर्याप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई, प्रभावित उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है या पूरी परीक्षा रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं है, तो सरकारी आदेश निरस्त हो सकता है। ऐसे स्थिति में पहले से हुई नियुक्तियों को राहत मिल सकती है। और तीसरी संभावना, सबसे व्यवहारिक रास्ता, सीमित जांच हो। मेरे विचार से एक तीसरी संभावना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अदालत कह सकती है कि पूरी परीक्षा को एक झटके में ख़त्म करने के बजाय वास्तविक अनियमितता की सीमा निर्धारित की जाए। यदि गड़बड़ी कुछ केंद्रों, कुछ उम्मीदवारों या कुछ चरणों तक सीमित साबित होती है, तो अदालत पूरे चयन को ख़त्म करने के बजाय टारगेटेड करेक्टिव एक्शन पर विचार कर सकती है। लेकिन अगर पूरी परीक्षा की इंटीग्रिटी ही कंप्रोमाइज साबित हुई तो फ्रेश एग्जामिनेशन की संभावना बढ़ सकती है। अब आते हैं राजनीति पर। बीजेपी की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? यहाँ मेरा आकलन है कि भाजपा के लिए यह मुद्दा बहुत सुविधाजनक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब दोनों तरफ से सरकार दबाव में है। सरकार रद्द करती है तो सफल उम्मीदवार अदालत जाते हैं, सरकार रद्द नहीं करती तो छात्र आंदोलन करता है, कोर्ट रोक लगाता है तो भाजपा कह सकती है सरकार ने जल्दबाजी की, और अगर कोर्ट अंततः रद्दीकरण बरकरार रखता है तो भाजपा कह सकती है छात्रों के आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया। यानी राजनीतिक रूप से दोनों परिणामों में विपक्ष के पास मुद्दा बचा रहेगा और यही इस आंदोलन की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
हालांकि यह कहना कि पूरा छात्र आंदोलन भाजपा द्वारा संचालित है तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। खुद आंदोलनकारी नेताओं ने भाजपा से किसी प्रत्यक्ष स्पॉन्सरशिप या नियंत्रण से इनकार किया। लेकिन यह भी तथ्य है कि भाजपा नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया, विधानसभा और सड़क पर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और बंद का आह्वान भी किया। इसीलिए सही शब्द शायद यह होगा कि आंदोलन की अपनी छात्र आधारित जमीन है, लेकिन उस जमीन पर राजनीतिक दल सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। अब पुतला दहन बनाम न्यायिक प्रक्रिया, जो अभी छात्रों ने पुतला दहन किया, अब आज अगर पुतला दहन होता है तो एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, पुतला जलाने से क्या अदालत का आदेश बदल जाएगा? नहीं, और ना ही इससे जांच मजबूत होगी, ना ही इससे यह तय होगा कि परीक्षा में वास्तव में कितनी गड़बड़ी हुई। यह मामला अब सड़क से अदालत के चरण में प्रवेश कर चुका है। छात्र आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार की जवाबदेही भी जरूरी है, लेकिन अदालत में मामला पहुंचने के बाद भावना नहीं रिकॉर्ड चलेगा, नारा नहीं सबूत चलेगा, राजनीतिक दबाव नहीं कानूनी कसौटी चलेगी। तो मेरी नज़र में इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि कौन किसका पुतला जलाएगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या झारखंड एक ऐसी भर्ती व्यवस्था बना पाएगा जिसमें किसी छात्र को सड़क पर उतरकर परीक्षा रद्द कराने की ज़रूरत ना पड़े, और ऐसी व्यवस्था भी जिसमें ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को भी अचानक नौकरी खोने का डर ना हो। क्योंकि दोनों तरफ युवा है। एक तरफ वह युवा है जो कह रहा है मेरे साथ परीक्षा में अन्याय हुआ, दूसरी तरफ वह युवा है जो कह रहा है मैंने परीक्षा पास की, मेरी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। सरकार की असली जिम्मेदारी इन दोनों के बीच न्याय करना है, और अदालत अब यह देखेगी कि सरकार ने जो फैसला किया वह सिर्फ राजनीतिक दबाव का परिणाम था या ठोस कानूनी और तथ्यात्मक आधार पर लिया गया फैसला। 20 अगस्त का हाईकोर्ट आदेश अंतरिम फैसला नहीं है, इसलिए अभी यह कहना भी गलत होगा कि जेपीएससी बच गया या जेपीएससी खत्म हो गया। फिलहाल स्थिति यह है कि रद्दीकरण पर अदालत की अंतरिम रोक है, सरकार से जवाब मांगा गया है और अंतिम लड़ाई अभी बाकी है। आपकी क्या राय है? क्या हेमंत सोरेन सरकार को पहले विस्तृत जांच करानी चाहिए थी और उसके बाद परीक्षा या नियुक्ति रद्द करनी चाहिए थी, या छात्रों के दबाव में लिया गया फैसला परिस्थितियों को देखते हुए सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय झारखंड।